तो हमारा आखिरी जो लेक्चर था वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में था। हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो 4 डिफरेंट कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, उसमें से जो एक कैटेगरी थी जिसका नाम था सिलेक्शन स्टेटमेंट, उसी कैटेगरी में जो पहली चीज आती है वो है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स। बेसिकली इफ स्टेटमेंट अलग से भी काम करती है और एल्स के साथ मिलकर भी काम करती है। समटाइम इसे इंडिविजुअली इफ स्टेटमेंट के तौर पे यूज करते हैं, समटाइम हम इसको इफ एल्स स्टेटमेंट के तौर पे यूज करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का बुनियादी काम, जैसा कि कल आपने अगर लेक्चर सुना हो तो उसमें यह था कि वो जो प्रोग्राम के का फ्लो है एग्जीक्यूशन का, उसको कंट्रोल करता है कि किस चीज़ को चलाना है, किस चीज़ को नहीं चलाना है। और ये डिसीजन मेकिंग किसी बुनियादी तौर पर किसी कंडीशन को एवेल्युएट करके किया जाता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पे अगर हम फोकस करें तो उसमें आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इफ और इफ एल्स के बारे में है, जैसे कि टॉपिक से हमारे क्लियर था। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की सादा तरीन स्टेटमेंट्स हैं, शक्ल हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो कंडीशन को चेक करती हैं, जिसके बुनियाद पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है आपका प्रोग्राम, किसी स्टेटमेंट को, किसी कमांड को रन करता है। और कंडीशंस को लिखने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे रिलेशनल एक्सप्रेशंस, जिसमें आप दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, लेस देन ऑपरेटर यूज करके या ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करके, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या चीज है? इफ बुनियादी तौर पे इफ आई एफ इज अ कीवर्ड, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में आप जानते हैं, ये प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज का बेसिक पार्ट होते हैं। तमाम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की तरह इफ स्टेटमेंट भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इंतहाई सिंपल स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोग्राम में जब आप किसी कीवर्ड को या किसी कमांड को यूज करते हैं तो उसमें बुनियादी चीज ये होती है कि उसको लिखना कैसे है, उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो अगर तो आपने कंडीशन किसी एक लाइन के ऊपर लगानी है, सिंगल स्टेटमेंट पे लगानी है, तो उसका सिंटैक्स हमारे सामने है। दिस वाज द सिंटैक्स। हम इफ लिखेंगे, पैरेंथेसिस, छोटी ब्रैकेट, इसके अंदर हम जो भी कंडीशन, जिस भी चीज के ऊपर आपने कोई कंडीशन लगानी होगी, मिसाल के तौर पे आप कोई काउंटर यूज कर रहे हैं, गिनती लिखवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसका नाम आपने सी रखा है, आप सी के ऊपर कंडीशन लगाते हैं लाइक सी लेस देन 100। तो जब तक सी लेस देन 100 रहेगा तो कंडीशन ट्रू रहेगी, तो इसके नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट जो है ये चलती रहेगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। नहीं सर। नहीं समझ आई? नहीं सर, एक बार फिर देखें आपने। सर ये कंडीशन की जगह पे अगर कंडीशन भी मतलब मेंशन होती ना तो नहीं वो आगे समझ आ जाता। हाँ, आप एडवांस ना चले ना, अभी देखें कि कोई कंडीशन होगी यहाँ पे, जैसे मैंने कहा सी ग्रेटर देन और लेस देन 100। ठीक है, आगे एग्जांपल लेंगे तो उसमें कंडीशन भी आपको नजर आ जाएगी। अभी आप ये देखें कि उसका रूल क्या है, असूल क्या है, लिखा कैसे जाएगा। तो सिंपल है, आपने इफ कीवर्ड लिखना है, छोटी ब्रैकेट में जो भी कंडीशन अप्लाई करनी है जिसकी बुनियाद पे आपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। अब स्टेटमेंट भी जस्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है,
वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे अपने नाम को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो आपका नाम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, या आप लिख दें कि मार्क्स ग्रेटर देन 40 तो पास प्रिंट हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। सर जी जैसे MS एक्सेल में हम लिखते हैं वही बात है ना? हाँ वही बात, फार्मूला कोई लिखते हैं वही बात है। MS एक्सेल अभी एक बुनियादी तौर पे लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप फार्मूले लिखते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। समझ आ गई सर। ये तो बात है कि अगर आपने एक लाइन के ऊपर कंडीशन लगाने है, सिंगल स्टेटमेंट, आप अगर देखें यहाँ सिंटैक्स में तो सिंगल स्टेटमेंट जो है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, ओके। अब अगर आपके पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो जिनके ऊपर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जितनी लाइनें उसके नीचे लिखी हुई हैं, जितनी उस ग्रुप के अंदर आती हैं, सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिखने का सिंटैक्स क्या होगा? तो सिंटैक्स हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आइए देखिए, इसे आप कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स बिल्कुल उसी तरह कीवर्ड इफ लिखेंगे, लेट्स फोकस, हम इस कीवर्ड है हमारा, उसी तरह कंडीशन है। अब ये करली ब्रैकेट लगा के जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एक ग्रुप बना देंगे बिटवीन टू करली ब्रैकेट, ये स्टार्टअप के लिए और ये क्लोजअप के लिए। इस तरह एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इफ वन कंडीशन इज ट्रू। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, एक कंडीशन ट्रू हो तो आप क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। तो इसी बुनियाद पे लिखने के तरीके के अंदर आपको एक बुनियादी फर्क नजर आया कि अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो कोई करली ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा लाइनें हो जिन पे कंडीशन अप्लाई होती है तो फिर हम करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लेंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी। ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको बताता है कि इफ कंडीशन कैसे वर्क करती है। ओके, तो ये आपके पास इफ कंडीशन का ब्लॉक है फ्लो चार्ट में, जहां हमने लिखा हुआ है इफ दिस इज द केस यस व्हेन कंडीशन इज ट्रू। अगर आपने जो कंडीशन लिखी थी वो सही है, दिस इज द केस व्हेन कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। दिस इज द केस, ये जो ऊपर वाला इफ जहाँ लिखा हुआ है बुक में, तो यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है। एक ही बात है ना, इफ के अंदर क्या लिखना है आपने? इफ का मतलब क्या होता है? अगर। कंडीशन ही लिखनी है, कंडीशन है ना, अगर कंडीशन के जगह पे आता है ना। और ये डायमंड भी कंडीशन का ही हुआ है। हम कॉमन लाइफ में अगर का वर्ड कब यूज करते हैं? जब कोई शर्त लगानी हो ना, इफ। जी सर। या आप यहाँ कंडीशन लिख लें, बुनियादी चीज है कि फ्लो कैसे होगा। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो, योर आंसर इज यस, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इफ का आंसर फॉल्स हो, योर आंसर इज नो, यानी ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। सर जी अगर ये हमारी दो, ठीक है सर, ये क्वेश्चन है, अगर हमारी दो स्टेटमेंट ठीक है और एक गलत है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी? स्टेटमेंट नहीं देखनी है आपने, स्टेटमेंट एक हो या 10 हो, कंडीशन देखनी है। एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन ठीक है तो उसके नीचे हुई लिखी हुई जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर वो कंडीशन गलत हुई तो उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं प्रोग्राम उनको छोड़ देगा, स्किप कर देगा, उनको यूज नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस फ्लो चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये आपको शायद बुक में नजर ना आए, क्वाइट डिफरेंट। बुक में आपको इफ एल्स का एक कलेक्टिव फ्लो चार्ट नजर आएगा।
इफ स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है, बड़ी आसानी से यूज हो सकती है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। इफ स्टेटमेंट किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है अगर कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल हो तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करती। जैसे अगर लिखा हो, कंडीशन लगाई गई हो कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 40 हैं, तो अगर तो कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट इज पास 40%, जैसे हमारे 40% मार्क्स होते हैं पास मार्क्स। सर काइंडली बताइएगा हम कौन सा चैप्टर 5। जब मिलेगा चैप्टर 5 चैप्टर 5। ओके, तो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है अगर कंडीशन ट्रू हो तो, अगर कंडीशन फॉल हो तो कुछ भी नहीं होता। मसलन जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी लाइक मार्क्स ग्रेटर देन 40 प्रिंट पास, मैं चाहे थे देखिए तो व्हाट इफ कंडीशन इज फॉल्स। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लिखा हो स्टूडेंट इज फेल। चाहे थे देखिए सर इसमें स्टेटमेंट का कोई इशू नहीं होगा अगर तीनों स्टेटमेंट डिफरेंट हो या तीनों सेम हो? नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल प्रोग्राम है, इसके स्टेटमेंट को पढ़ें। काइंडली थोड़ा सा जूम कर दें। और स्लाइड शो है, जूम नहीं हो सकता, आपको बाद में वीडियो मिल जाएगी इसकी। ये वैसे आपकी बुक में ही होगी, अगर आप देख लें, थोड़ा सा गौर करें। इनपुट अ नंबर एंड डिटरमिन वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मुझे इसका नंबर नहीं याद, बहरहाल ये इफ के एग्जांपल्स के अंदर होगी। 4-5 एग्जांपल्स हैं इफ के, उनमें से कोई एक होगी। जी सर, प्रॉब्लम 5.6 है ये जी। तो एक नंबर लेना है यूजर ने और प्रोग्राम की हेल्प से ये बताना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हेडर को हम ऑलरेडी जानते हैं कि हेडर में क्या बताया जाता है। ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये अगर डेव C++ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये लाइन लिखते हैं। ये मेन फंक्शन को शुरू करने कॉल किया है आपने, यहाँ से मेन काम शुरू होता है। एक नंबर लेना है, उस नंबर को Z का नाम दिया है इसने। यूजर को बताया जा रहा है कि एंटर द नंबर। कीबोर्ड के जरिए नंबर लेना चाहता है तो C in एक्सट्रैक्शन ब्रैकेट्स Z सेमीकोलन आपको नजर आएगा स्क्रीन पे, दिस वन। सही सर। ठीक है, नंबर आ गया है अब हमारे पास, राइट। तो अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इफ, अब देखें ब्रैकेट में कंडीशन की जगह पे क्या लिखा हुआ है, इफ Z इज ग्रेटर देन 0, जो चीज 0 से बड़ी हो वो पॉजिटिव होती है, तो प्रिंट करवा देगा नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा से कंडीशन लगाता है, इफ Z इज लेस देन 0, तो 0 से छोटी क्या चीज होती है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये बता दे नंबर इज नेगेटिव। इफ Z इज इक्वल टू 0, तो बता दे कि नंबर इज 0। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें 3 डिफरेंट इफ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की गई। अब आप ये देखेंगे एक टाइम में इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। मिसाल के तौर पे यूजर ने Z की वैल्यू 10 एंटर की है, अगर ये आउटपुट एग्जांपल है, आप फोकस करें, 10 एंटर की है, तो आप सारे जानते हैं कि 10 जो है वो 0 से बड़ा है, तो हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू होगी। सारे जानते हैं कि 10 जो है वो 0 से बड़ा है, पहली कंडीशन ट्रू होगी।
तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव। सर अगर -10 लिख दें तो वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल, जब आप -10 लिखेंगे तो वो 0 से छोटा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड दैट वेदर बोथ नंबर आर इक्वल और नॉट। तो 2 नंबर लेने हैं यहाँ पे, ये देखें, एंटर द नंबर ए, एंटर द नंबर बी, तो सिंपली चेक इफ a is equal to b, both numbers are equal, get character, your program is done। यस सर। तो बिल्कुल ये 2 नंबर उसने ए और बी 15 एंटर किए हैं, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये हमारी एक और एग्जांपल थी। एक है इसमें a इज इक्वल टू b लिखें या a 2 बार इक्वल लिखे फिर b लिखें, कोई मसला नहीं मसला है, फर्क होता है इसमें। C++ में जब आप इस वो साइन सजेशन यूज के करते लिए हैं, जो सिंगल इक्वल का साइन होता है जिसे आप नॉर्मली इक्वल कहते हैं, वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। वो लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड को असाइन करती है। सर हमें आवाज जब आप- करनी थी, हमें बता ये सब आवाज के लिए। हेलो बेटा मेरे पास इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ज्यादा मसला है तो आप चेयरमैन साहब से रब्ता कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास ये एक और एग्जांपल है जिसमें आप 1 2 3 4 ये 5 नंबर्स लेंगे और उनको कंपेयर सर ये जो करेंगे। आप प्रीवियस एग्जांपल आप डिस्कस कर रहे थे ये तो सर करते हैं दोबारा। प्रीवियस एग्जांपल सिंपल है, आपने 2 नंबर लेने हैं, C in A, C in B, ठीक है। फिर आपने इफ के अंदर कंडीशन लिखी है, अगर A B के बराबर हो, जी 2 सर। बार इक्वल का साइन बराबरी के लिए इस्तेमाल होता है, इक्वलिटी के लिए यूज होता है। ठीक सर। अगर A B के बराबर हो तो प्रिंट कर दे दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये चेक करें और हमें बता दें कि दोनों बराबर हैं। इसी तरह हमारे पास ये एक और एग्जांपल है इफ की, ठीक है। इसमें 5 इंटीजर लेने हैं हमने, ठीक है, और इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है वो तलाश करने हैं। तो अगर आप ये फोकस करें सी इन स्टेटमेंट पे, यहाँ पे A B C D और E, ये 5 हो गए हमारे पास, ये इकट्ठे उसने लिए हैं। तो आप सिंगल सी आउट सी इन स्टेटमेंट लिख के 5 के 5 या जितने आप चाहें वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। थ्रो कीबोर्ड वैल्यू एंटर करेंगे, फिर एंटर कर देंगे, फिर वैल्यू देंगे, फिर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे किसी एक पहले नंबर से। पहला नंबर का नाम था A। हमने कहा मिनिमम भी वही है, मैक्सिमम भी वही है। कौन सा? पहला नंबर। शुरू किया हमने, ठीक है। अब वो चेक करता है इसको। पहला नंबर था A, अब B को A के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। तो चेक करता है इफ B इज लेस देन मिनिमम। अगर B मिनिमम यानी कि A उससे लेस देन है, तो इसका मतलब A मिनिमम नहीं रहा, B फिर छोटा है ना, वो होगा छोटा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन, सर कैसे ये समझ नहीं आपकी ये जो दोबारा सुने सर। मिनिमम मैक्सिमम, जस्ट मुझे सुने, मिनिमम मैक्सिमम को किसी एक नंबर के बराबर रख दिया, शुरू किया हमने, ठीक है। 5 नंबर लिए हैं, उनमें से किसी एक के बराबर आपने उसी को कहा यही मिनिमम है, यही मैक्सिमम है। अब उसको चेक करना है कि हमने जो कहा था वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करने के लिए सेकंड नंबर लिया है। सेकंड नंबर का नाम था B। सेकंड नंबर का नाम था B। ठीक है, सेकंड नंबर का नाम था B। B को चेक किया कि वो मिनिमम है। मिनिमम को हम क्या वैल्यू देके आए हैं? पहले नंबर वाली वैल्यू, A वाली वैल्यू देके आए हैं, ये वाली। यहाँ A की वैल्यू मिनिमम को गई है।
तो अगर बी मिनिमम से छोटा है तो इसका मतलब मिनिमम छोटा नहीं था बल्कि बी छोटा है। तो पहले हमने मिनिमम को ए के बराबर रखा था, अब कहते हैं नहीं मिनिमम बी के बराबर है। फिर चेक करते हैं सी लेस देन मिनिमम। अगर सी मिनिमम से छोटा है तो इसका मतलब ना ए छोटा है ना बी छोटा है, सी इसका मतलब सबसे छोटा होगा। मिनिमम सर की ये 2 वैल्यू टाइम मिनिमम क्यों लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर मिनिमम, तो उसका सर क्या मतलब है? 2 टाइम ब्रैकेट के बाहर, जी सर। ये तो अगली स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि एक्शन परफॉर्म किया है कंडीशन की बुनियाद पे। ठीक सर। ठीक है, तो इसी तरह ये चेक करते जाएंगे यहां तक कि आपको सबसे छोटा नंबर मिल जाए। यहां तक ये आखिरी नंबर आ गया ई। अगर ई भी मिनिमम से छोटा हो तो इसका मतलब ई सबसे छोटा होगा। अब इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं, पहला नंबर था आपका 10, ये आउटपुट में देखें पहला नंबर लिया हुआ है 10, यानी ए की वैल्यू 10 है। तो अगर ए की वैल्यू 10 है तो इनिशियली हमने कहा मिनिमम जो है ना वो 10 है। सेकंड नंबर क्या लिया हुआ है यहाँ पे 32, ये आउटपुट वाले बॉक्स के अंदर देखें। जी शुरू में मिनिमम और मैक्सिमम तो 10 लिया है। बिल्कुल, इनिशियली मैक्सिमम की अभी बात ही नहीं कर रहे, पहले मिनिमम का डिसाइड करेंगे फिर मैक्सिमम का डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इनिशियली 10 था, दूसरा नंबर है 32। ठीक है, तो 32 10 से छोटा है नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अभी मिनिमम की वैल्यू क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। 10। तीसरा नंबर क्या आ गया आपके पास 76। 76 को चेक करें, लेस देन 10 है 9। 61 को चेक करें, लेस देन 10 है 9। 40 को चेक करें, लेस देन 10 है 9। इसका मतलब जो इनिशियल हमारा गैस था वो ठीक था, तो उसने बता दिया स्मॉलेस्ट नंबर 10 ही है। अच्छा, अब हमने वही वैल्यू मैक्सिमम को भी दी थी, तो हमारा मैक्सिमम भी 10 ही था शुरू में। अब यहां से हम इस कंडीशन से चेक करना शुरू करेंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन मैक्स। अगर दूसरा नंबर 10 से बड़ा है तो मैक्सिमम पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर होगा फिर। यस सर। ठीक है, यानी 32 10 से बड़ा है तो 10 नहीं बड़ा होगा, 32 बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैक्स की वैल्यू 32 हो गई है। फिर इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स, अब मैक्स 32 है, सी कितना है 76, 76। ठीक है, तो 76 इज ग्रेटर देन 32, तो मैक्सिमम 76 हुआ, 32 नहीं था, तो चेंज कर देंगे, मैक्स इज इक्वल टू 76 यानी कि सी। अब आ जाए डी। डी क्या है 61, सी क्या था 76, तो 76 बड़ा था, डी छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन गलत हो गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, मैक्स की वैल्यू अभी वही रह जाएगी जो पहले थी। ये दोबारा बता दें ये पॉइंट। सर ये कैसे हो रहा था? देखें यहां तक पहुंच गए थे ना, तीसरे नंबर को मैक्स रख दिया था हमने 76 को। सी को हमने क्या दिया था मैक्स है, ये वाली लाइन। मेरा कर्सर देख रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, ये वाली लाइन 76 के बराबर कर रही है मैक्स को, राइट? तो अगर डी को चेक करेंगे, डी कितना है 61, 61 बड़ा नहीं है 76 से, यस राइट? तो इससे क्या पता चला? यस ये कंडीशन गलत हो गई। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं चलेगी, मैक्स इज इक्वल टू डी नहीं चलेगा। आखिरी नंबर क्या है 40, मैक्स कितना है 76, 40 बड़ा नहीं है 76 से, 40 बड़ा नहीं है 76 से, तो ये कंडीशन गलत हो गई, ये वैल्यू नहीं बनेगी, ये इग्नोर हो जाएगी। तो मैक्स को अब आखिरी वैल्यू क्या मिली थी 76, तो 76 इज योर लार्जेस्ट नंबर।
बिल्कुल सर, समझ आ गया। स्मॉलेस्ट क्या मिली थी? 10 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, वही हमारी आउटपुट है। ठीक हो गया? उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, बाकी आप इसको पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ आएगी। यस ठीक है, मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ जल्दी से, हमारे पास टाइम थोड़ा है। सर जी, ये हमने लार्जेस्ट वाला किस स्टेटमेंट से कंडीशन से शुरू किया है? आखिरी 5 लाइन, आखिरी 5 इफ स्टेटमेंट जो यस है, यस पहली 5 मिनिमम के लिए हैं, आखिरी 5 मैक्सिमम के लिए हैं। ठीक है सर। तो इफ कंडीशन की हमने लिमिटेशन देखी थी कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो कुछ कर देती है, स्टेटमेंट को कुछ बता देती है, अगर कंडीशन फॉल हो तो हमें कुछ नहीं बताती। तो इसके मुतबादिल के तौर पे इससे बेहतर एक स्टेटमेंट मौजूद है जिसे कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में जब कंडीशन सही हो तो भी कुछ होता है, कंडीशन फॉल हो तो भी कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक हो गया? मसलन स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 40 हो तो वो पास है, अदरवाइज अंडरस्टूड है स्टूडेंट विल बी फेल। ठीक है, तो एल्स ये है अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाए तो ये है, अगर ऐसा ना हो तो ये है। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से कंट्रोल प्रोवाइड करती है आपको प्रोग्राम का। बिल्कुल सिंटैक्स वैसे का वैसे ही है जैसे कि हम इफ के लिए स्टडी करके आए थे। इफ कंडीशन लिखेंगे, ब्रैकेट में जितने स्टेटमेंट्स हैं लिख देंगे, करली ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर एल्स लिखेंगे, अगेन उसी तरह ब्लॉक बना देंगे एल्स का। तो इफ का ब्लॉक अलग होगा, एल्स का ब्लॉक अलग होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये सारी स्टेटमेंट चलेंगी, इनको छोड़ देंगे। अगर कंडीशन फॉल होगी तो ये सारी छोड़ दी जाएंगी, ये वाली चलेंगी। ठीक हो गया? तो फिर एल्स वाली चलेंगी जी। ये फ्लो चार्ट है। सर ये रिपीट कीजिएगा, ये आपने क्या बताया अभी? देखें, 2 ऑप्शन ले लिए है ना अब आपने। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ का मतलब है अगर, एल्स का मतलब है वरना। यस सर ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करे, अगर कंडीशन फॉल है तो क्या करे। तो इसके नीचे जितनी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं ये तब चलेंगी जब कंडीशन ट्रू होगी, एल्स के नीचे जितनी लिखी हुई हैं ये तब चलेंगी जब कंडीशन फॉल होगी। इसी को आप फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं। आप एक कंडीशन लिखेंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन, जो भी आपने इक्वेशन लिखी है, कंडीशन लिखी है, उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो ट्रू है तो इफ की बॉडी चलेगी, अगर वो फॉल है तो एल्स की बॉडी चलेगी, और फिर प्रोग्राम इफ एल्स से बाहर निकल जाएगा। एक्सप्रेशन फॉल, बॉडी ऑफ एल्स, एक्सप्रेशन ट्रू, बॉडी ऑफ इफ, एंड सो ऑन। सर अगर दोस्त यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस हो, दोनों ट्रू हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो वो दोनों इफ के अंदर लिखी जाएंगी, कंपाउंड कंडीशंस कहलाएंगे। जी सर। कंपाउंड कंडीशन लिखने का भी तरीका अगर किसी प्रोग्राम में हुआ तो हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, वरना चैप्टर नंबर 4 में आपने शायद उसको पढ़ा हो। तो इफ एल्स की एक मिनट मेरी एग्जांपल देख लें, इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उसे आंसर कर दूंगा। एक सादा सा प्रोग्राम है, एक नंबर लेना है और ये बताना है कि नंबर इवन है या ऑड है, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके। एक नंबर लेना है और ये बताना है कि नंबर इवन है या ऑड है, राइट? ओके, यस सर। इंटीजर नंबर लेना है, ये इंट उसकी डाटा टाइप हो गई, एन उस वेरिएबल का नाम हो गया, नंबर का नाम हो गया एन, सेमीकोलन, सिंटैक्स, एंड ऑफ स्टेटमेंट। सी आउट एंटर द नंबर, यूजर को बताने के लिए हिदायत है कि नंबर एंटर करो। सी इन एन, सी इन करके वैल्यू ले लेंगे। ठीक हो गया? अब लगाएंगे कंडीशन इफ एन रिमाइंडर टू, एन को 2 से डिवाइड करें, जो बाकी बचे रिमाइंडर, ठीक है, अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर हो, यानी नंबर 2 से पूरा तकसीम हो जाए, बाकी कुछ ना बचे, तो नंबर इवन होगा। ऐसे ही है ना सर? ये दोबारा बता दें कंडीशन। यस सर। देखें, जो इवन नंबर होते हैं ना, जुफ्त तादाद, वो होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। रिमाइंडर 0।
ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर नंबर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, ये जो परसेंटेज का साइन है, दिस इज फॉर टू फाइंड रिमाइंडर, डिवाइड। नॉट डिवाइड, दिस इज टू फाइंड रिमाइंडर। बाकी क्या बचता है तकसीम करने के बाद? तो अगर 0 आ जाए तो नंबर इवन होगा, तो अगर ये 0 ना आता, 1 आ जाता, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल हो जाती है। इसका मतलब नंबर इवन ना होता, तो जो नंबर इवन नहीं होगा वो क्या होगा? ऑड होगा। ऑड होगा। ठीक है, तो एल्स में क्या लिखा हुआ है? सी आउट एन इज ऑड, एन इज ऑड। ये ऑड नहीं ऑड। ठीक है, तो एन इज सर अगर ये नंबर हमारे पास नेगेटिव में हो, उसमें भी साइन को इग्नोर कर देंगे, जी सर, नंबर को देखेंगे, कि मैग्नीट्यूड को देखेंगे। ठीक। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक इफ एल्स की एग्जांपल है। हम इसकी सर अगर हमारे पास कोई नंबर इवन हो तो फिर एल्स वाली कंडीशन को छोड़ देंगे? ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, वो कंडीशन फॉल हो जाएगी। वरना का केस है ना, वरना कब होता है? जब पहली बात गलत हो। एल्स का मतलब होता है ना वरना, अगर ऐसा हो तो ठीक है, वरना ये होगा। ओके, ठीक है, तो वरना कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रोग्राम है C++ का। इस प्रोग्राम में वो कहता है कि हमने सैलरी लेनी है और ग्रेड लेना है एम्प्लॉय का, किसी मुलाजिम की सैलरी और ग्रेड लेना है, राइट। कहता है कि इसमें 50% बोनस ऐड करना है, ये अभी तक लोग एडमिट हो रहे हैं, अल्लाह के बंदे। 50% बोनस ऐड करना है अगर ग्रेड 15 से बड़ा हो, एम्प्लॉय का ग्रेड अगर 15 से बड़ा हो तो उसको 50% बोनस देना है। 25% बोनस देना है अगर ग्रेड जो है वो 15 से लेस हो, ठीक है। और टोटल सैलरी को डिस्प्ले करना है, नई सैलरी कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सैलरी कितनी है, फिर हमें देखना है ग्रेड कौन सा है, ठीक है। तो ये आए जी, सबसे पहले पूछता है इंटर योर सैलरी, ठीक है। सी इन करके सैलरी, यहाँ वो अपनी अमाउंट लिख देगा, मेरी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, जितनी भी, लाइक इसने 16,000 लिखा है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या पूछनी है? ग्रेड पूछना है, कौन से स्केल का मुलाजिम है जी, ठीक है। तो सीन करके ग्रेड ले लेना उससे, उसने लिखा है जी 17 स्केल का मुलाजिम है, ठीक है। ओके, तो कंडीशन चेक करेगा जी, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, अगर ग्रेड किससे 15 से बड़ा हो तो क्या करे? बोनस में देना। कितना बोनस दे? 50%, 50%। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 50 का सैलरी मल्टीप्लाई बाय 50%, ये 50/100, ये बोनस निकाल लिया। वरना बोनस कितना होगा? सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25%, ठीक है। तो बोनस की वैल्यू निकल आई, या इधर से निकलेगी या इधर से निकलेगी, ठीक हो गया। यस सर। फाइनल सैलरी निकालने के लिए पहले वाली जो इनिशियल सैलरी है उसमें बोनस जमा करना है। तो सैलरी इज इक्वल टू, ये असाइन के लिए है, इक्वल का साइन, लेफ्ट साइड से जो रिजल्ट आएगा वो राइट साइड पर चला जाएगा। नई सैलरी पुरानी सैलरी जमा बोनस के बराबर होगी। तो बोनस ही अब इधर से 50% हो के आएगा या 25% निकल के आएगा ओरिजिनल वैल्यू का, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाया, पुरानी सैलरी जमा बोनस किस चीज के बराबर? नई सैलरी के बराबर है, ठीक है। तो आपने जो काम करना था वो हो गया। सी आउट योर टोटल सैलरी इज RS सी आउट सैलरी, सैलरी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखें 16,000 एंटर किया, ग्रेड 17 एंटर किया, ठीक है। 16 का 50% कितना निकलेगा? 8,000, ठीक है। तो 16,000 में जमा कर देंगे, 16,000 जमा 8,000 24,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24,000। सर इसने कौन से कंसेप्ट को यूज करते हुए इंटीजर को ग्रेड ले लिए और फ्लॉट को सैलरी ले ली? क्या? दोबारा बोलें।
सर इसने कौन सा कंसेप्ट यूज करते हुए इंटीजर जो लिए उसको ग्रेड ले लिए और फ्लैट को सैलरी ले लिए? जी जी, सैलरी जो है, दोनों हाँ हाँ, change कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। ग्रेड आमतौर पे जो है वो हाफ नहीं होता। ग्रेड जो है ना 11वां स्केल, 12वां स्केल, 13वां स्केल, ग्रेड आमतौर पे हाफ नहीं होता है, इंटीजर ही होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सैलरी जो है वो हाफ में हो सकती है जहां करेंसी बड़ी हो। ठीक है? बड़ी यूनिट में अगर आप सैलरी ले रहे हो तो सैलरी हाफ में हो सकती है। ठीक है? तो सैलरी के लिए उसने फ्लोट लिया, यानी इशारिया में सैलरी की वैल्यू हो सकती है, ग्रेड इशारिया में नहीं होता। स्केल जो है मुलाजिम का वो इशारिया में नहीं हो सकता, तनख्वाह इशारिया में हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी के का डेली जो इनकम है वो $5.5 हो, ठीक हो गया। ठीक है, उसका ग्रेड जो है वो 11.5 नहीं हो सकता, उसका ग्रेड या 11 होगा या 12 होगा या 13, 14, 15, 16, 17, कुछ भी, 18 ऐसा कोई ग्रेड होगा। और सर हम अगर क्लियर स्क्रीन स्टार्ट में लिखना फिर फ्लैट लिखना फिर इंटीजर लिखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्लियर स्क्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टर्बो सी प्लस गेट प्लस सी में, से भी कोई नहीं। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, अगर आप डेव में लिखेंगे तो क्लियर स्क्रीन लिखने की जरूरत नहीं होती। सर अगर ये ग्रेड और सैलरी ऊपर नीचे हमसे हो जाए, अगर ऊपर हम ग्रेड लिख दें नीचे कुछ नहीं सैलरी होता, लिख दें, इसमें कोई issue नहीं है? कुछ नहीं होगा। वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया आपने, ग्रेड एक वेरिएबल है, एक सैलरी वेरिएबल है। तो जी प्रोग्राम को किसी भी पॉइंट पर ब्रेक करवाने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट की बजाय इफ एंड एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं हम? जी, प्रोग्राम को किसी भी पॉइंट पर, प्रोग्राम की किसी भी पॉइंट पर एग्जीक्यूशन को ब्रेक करवाने के लिए जी जी, ब्रेक स्टेटमेंट की बजाय इफ एंड एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? अभी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करवाई आप लोगों को। ठीक है, तो ये जी हमारी आज की डिस्कशन है। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इसको देखिएगा, इसको किताब से पढ़िएगा, और इसके मुतालिक स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि इसकी वीडियो बना के एज सून एज पॉसिबल आपको यूट्यूब से उसका लिंक शेयर कर दूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए यही Thank हमारी you, sir. डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। Como ahora se encontraron, otro andar थैंक यू।